वही स्पेसिफिक नाम ट्यूटोरियल टेस्टर बोलता है और हैरान हो जाता है जब एक लड़का उसकी तरफ आता है। वह टेस्ट के बारे में कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही गॉब्लिन स्पॉन हुए एक फिगर बिजली जैसी स्पीड से आया और एक ही स्ट्राइक में दोनों क्रीचर्स का सिर काट दिया। होगो कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा ये लड़का कौन है। आज प्लेयर क्वालिफिकेशन ट्यूटोरियल का दिन है और अभी तक जितने भी लोग आए हैं उनसे वह बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं हुआ। सब लोग सिर्फ कुछ गॉब्लिन्स को मारने में ही बहुत स्ट्रगल करते हैं और मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। 2 वर्सेस 1 की फाइट में भी हालत खराब हो जाती है। एक लड़का तो नेक्स्ट स्टेज में जाने से भी डर गया और ट्यूटोरियल क्विट करने का फैसला कर लिया। अभी तक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस राउंड 20 तक पहुंची थी, जो बस ठीक ठाक है। लेकिन यह क्या हो रहा है? सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसके सामने डेड मॉन्स्टर्स का पूरा सी दिखाई देने लगा। वह लड़का इतनी फास्ट स्पीड से राउंड्स क्लियर कर रहा था कि टेस्टर भी उसे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पा रहा था। उसके कट्स बहुत शार्प थे और मूवमेंट्स बहुत स्किल्ड थे, जैसे किसी मास्टर स्वॉर्ड्समैन से भी आगे का लेवल हो। फिर टेस्ट 49 आया और जमीन हिलने लगी, फ्लोर क्रैक होने लगा। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि यह लड़का है कौन। पहले यही स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को लीड करता था और रैंक 1 गिल्ड मास्टर भी था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सब लोग जमीन पर मरे पड़े हैं, जबकि वह खुद मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है और मरने के करीब है। पिछले 10 साल से वह एक ब्लॉन्ड लड़के क्योजो का दोस्त था और उसने उसे एक रेयर लेजेंडरी आइटम भी दिया था ताकि डेंजरस रेड में वह सुरक्षित रहे और सब मिलकर फ्लोर 8 क्लियर कर सकें। लेकिन जब बॉस आया और नरुकामी और उसकी टीम उससे लड़ने लगे, तब कुजो और उसके गूंस मुस्कुराने लगे, क्योंकि टॉप गिल्ड को खत्म करने का परफेक्ट चांस आ गया था। जब सब लोग बॉस से फाइट में डिस्ट्रैक्टेड थे और वह क्यूट हीलर अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, तभी फेक फ्रेंड पीछे से आया और उसे स्टैब कर दी। सवाल यह है कि अगर सब लोग दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आदमी नारुकामी को बीट्रे क्यों कर रहा है? 10 मिनट फास्ट फॉरवर्ड करने पर क्योजी चिल्लाकर कहता है कि उसे नफरत थी कि सब लोग उसकी इतनी मदद करते थे। उसे नफरत थी कि वह हमेशा नारुकामी और उसकी टॉप 1 ब्लू आइज गिल्ड की शैडो में रहता था। लेकिन आज सब बदल जाएगा। कम से कम ब्लॉन्ड को ऐसा लगता है, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं है आगे क्या होने वाला है। एक लिड जमीन पर गिरता है और एक लड़का ट्रैश बिन से बाहर आता है और खुद से पूछता है, क्या यह अर्थ है? अब वह हसोए सुब्रू है लेवल 1 पर और उसके पास उन लोगों की मेमोरीज हैं जो उसे लूजर कहते थे और असली सुब्रू के करीब न आने को कहते थे, जो 20 साल पहले मर चुका था। फिर वह ऑनलाइन इन्फो देखता है ब्लू आइज गिल्ड के बारे में और अजीब बात यह है कि वह अभी भी एग्जिस्ट करती है और लोग कह रहे हैं कि कोई उसके पास्ट विल को कैरी करे, और यह बात कहने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद क्योजो है। रिवेंज टारगेट साफ है, लेकिन वह सिर्फ लेवल 1 है, जबकि सामने वाला आदमी अपनी पुरानी पावर के साथ साथ 20 एक्स्ट्रा साल का लेवलिंग और फार्मिंग भी कर चुका है। फिर भी वह प्रॉमिस करता है कि वह इस बास्टर्ड को याद दिलाएगा कि असली टॉप 1 कौन है। लेकिन सवाल यह है कि वह उस आदमी से कैसे लड़ेगा जो अब हंटर वर्ल्ड का मालिक बन चुका है। ब्लॉन्ड की एनवी की जड़ें बहुत पुरानी है। फाइनल बैटल के दौरान जब बॉस ने अपनी पहली रो स्ट्राइक इस्तेमाल की, तब नरुकामी ने उसे एक ही स्ट्राइक में रोक दिया था। उसके साथियों ने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन साइड में खड़े क्योजो की जलसी और बढ़ गई। उसी दिन और उसी पल उसने हीलर को स्टैब किया और उसकी मौत पर मुस्कुराया, जबकि सुब्रू पर बॉस हमला कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे क्योजो गुस्से में हमला कर रहा हो, लेकिन अगर कहानी को पीछे घुमाए तो पता चलता है कि यही आदमी पहले नरुकामी की टीम में था, लेकिन उसने टीम छोड़ दी, यह कहकर कि उसके पास स्ट्रॉन्गर बनने का नया प्लान है। असली प्लान था नरुकामी को मारना। अब सवाल वापस वही है कि लेवल 1 होकर वह अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को कैसे मारेगा? प्लान था ब्लू आइज के पुराने प्लेयर्स के बारे में इन्फो ढूंढना, इसलिए वह अपने ही मेमोरियल पर गया जहाँ लोग सुब्रू का मास्क पहनकर प्रार्थना कर रहे। तभी उसने कास्केट के ऊपर एक ग्लोइंग फ्लावर देखा। वह जल्दी से उसे लेने गया और पहचान गया कि यह उसके पुराने टीममेट की स्किल है। लास्ट बैटल के दिन उसने साइक्लोन स्किल का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों के बॉडीज को दूर धकेल दिया था ताकि शायद किसी के बचने का चांस बन सके। लेकिन अगर वे सच में जिंदा हैं, तो क्या वे अब भी उसके सच्चे अलाइस हैं? बिना पावर के जल्दबाजी करना सबसे खराब ऑप्शन है, इसलिए किसी से कांटेक्ट करने से पहले उसे अपनी स्ट्रेंथ वापस लानी होगी। स्वॉर्ड एनहांस करना जरूरी है, क्योंकि 2 दिन बाद प्लेयर क्वालिफिकेशन ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है। क्योजो के जिंदा होने की अच्छी बात यह है कि उसे किसी दिन मारा जा सकता है। अब कहानी फिर टेस्ट डे पर लौटती है। जैसे ही उसने स्टेप 49 अचीव किया, पूरी जगह कांपने लगी और फ्लोर क्रैक होने लगा। हुगा चिल्लाकर उसे भागने को कहता है, क्योंकि शायद उसे लगा कि वह नरुकामी सुब्रू है। तभी गॉब्लिन किंग स्पॉन होता है और सामने पड़े ग्रीन बॉडीज के सी को देखकर फ्यूरियस हो जाता है। बोल्ड टेस्टर उसे फोरफिट करने को कहता है, लेकिन बॉस आगे बढ़ता है। होसोए अपनी स्वॉर्ड गिरा देता है और फ्लोर पर पड़े मेघ से आयरन नेल्स निकालकर सीधे बॉस की आंखों की तरफ फेंक
फेंक देता है। क्रीचर पीछे लड़खड़ाता है और उसी मोमेंट वह अटैक करता है। उसकी स्लीपलेस प्रिसिजन उस गोट ट्रेनर के साथ की ट्रेनिंग से आई थी। अगर मेरी ट्रेनर पार्टनर भी ऐसी होती तो मेरी एक्यूरेसी भी ऐसी ही होती। एक स्ट्राइक जगुलर पर और कई स्ट्राइक्स बॉडी पर। अनबीटेबल किंग पहले ही एग्जॉस्टेड था और तुरंत फेस फर्स्ट जमीन पर गिर गया। होसोए आराम से अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उसे खत्म कर देता है। वह पहला इंसान बन गया जिसने गॉब्लिन किंग को हराकर स्टेप 50 क्लियर किया। हालांकि सुब्रू थोड़ा वरीड था कि ट्यूटोरियल में इतना डेंजरस मॉन्स्टर क्यों था। इसके बाद वह लड़का क्रेजी स्पीड से लेवल अप करने लगा और उसे ट्यूटोरियल शॉप का एक्सेस भी मिल गया। उसके पास 2500 क्रेडिट पॉइंट्स थे और यह पहली बार था जब वह शॉप देख रहा था। वहाँ कई चीजें थीं जो वह खरीद सकता था और कुछ आइटम्स बहुत अच्छे थे जैसे नेमलेस डीमन स्वॉर्ड जिसकी कीमत 1000 पॉइंट्स। सुब्रू उसे खरीदना चाहता था लेकिन उसकी स्पेशल एबिलिटी उसकी लाइफ ड्रेन करती थी। एक दूसरी स्वॉर्ड थी सेक्रेट स्वॉर्ड मिरंडा जिसकी कीमत 1400 पॉइंट्स थी और वह फटीग कम करती थी, इसलिए डिस्ट्रक्टिव पावर से ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस लग रही। लेकिन सुब्रू जानता था कि बिना सोच समझे कोई भी चॉइस सही नहीं होगी। तभी उसे दिखा कि और भी आइटम्स हैं जैसे अपीयरेंस बेल्ट जिसकी कीमत 1400 थी और जो आइटम्स और एबिलिटीज के बैड इफेक्ट्स को रिमूव कर सकती। यह देखकर उसने तुरंत उसे खरीद लिया और बेल्ट के साथ डीमन स्वॉर्ड भी ले ली क्योंकि अब उसकी लाइफ ड्रेन नहीं होगी। सुब्रू अपनी चॉइस से काफी सैटिस्फाइड था। बोल्ड इंस्ट्रक्टर को उसकी लॉजिक समझ आई लेकिन उसने पूछा कि बेल्ट क्यों खरीदी क्योंकि फ्यूचर में वह यूजलेस भी हो सकती है। सुब्रू ने पलटकर पूछा कि क्या उसे अपनी हर सोच शेयर करनी जरूरी है और इससे इंस्ट्रक्टर को थोड़ा डिसरिस्पेक्ट महसूस हो। फिर भी बोल्ड आदमी ने इस बार उसे जाने दिया और कहा कि उसके पास अब कहने को कुछ नहीं है। सुब्रू ने सोचा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वही लड़का कभी इंस्ट्रक्टर बनेगा क्योंकि बहुत समय पहले हेल्गर उसका फैन था और ऑटोग्राफ मांगने आया था। सुब्रू ने सीधा मना कर दिया था कि उसके पास टाइम नहीं है। तब वह लड़का लगभग रोते हुए बोला था कि उसका नाम होगर है। शायद समय ने ही उसे इतनी जल्दी बोल्ड बना दिया। अब सुब्रू ने कहा कि वह कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता और रिजल्ट सीक्रेट रखना चाहता है। बोल्ड इंस्ट्रक्टर ने कहा कि वह उसे अच्छा सिटीजन बनना सिखाएगा और पूछा कि क्या वह नाइट्स गिल्ड ज्वाइन करेगा, लेकिन सुब्रू ने साफ मना कर दिया। होया घबरा गया और बताने लगा कि इंस्ट्रक्टर का गाइडेंस मिलना कितना लकी है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सीधे ऊपर चला गया और बोल्ड आदमी को अकेला छोड़ दिया। कुछ सेकंड्स बाद वह सेकंड फ्लोर पर पहुंचा जिसे स्टार्टिंग सिटी कहा जाता है, जहां सब लोग अपने गुड्स बेच रहे थे। लेकिन सुब्रू परेशान था क्योंकि उसे एक इम्पॉसिबल सेकंड चांस मिला था सब कुछ बदलने का। वह पहले यह सब जी चुका था, इसलिए अब उसे पहले से बेहतर फैसले लेने होंगे अपने कॉमरेड्स के लिए जो शायद उसका इंतजार कर रहे हैं और अपनी रिवेंज पूरी करने के लिए। स्टार्टिंग सिटी में एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम भी था जहां स्किल्स और इक्विपमेंट टेस्ट किए जा सकते थे और वहां जाना फ्री था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ट्रेनिंग रूम नंबर 1 बताया लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने नंबर 5 मांगा। ओल्ड मैन ने नोवाइस को पैसे वेस्ट करने से रोकने की कोशिश की लेकिन सुब्रू ने इंसिस्ट किया और नर्वस होकर कहा कि जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी और उसने 50 क्रेडिट्स पे कर दी। यहाँ जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, इसलिए बिगिनर्स को आसान रूम दिया जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट असली बिगिनर नहीं था। रूम के अंदर जाते ही सुब्रू ने नई स्वॉर्ड उठाई और स्वॉर्ड ने उसे अपना ओनर रिकॉग्नाइज कर ली। उसके स्टैट्स टेम्परेरीली इंक्रीज हो गए लेकिन लाइफ और स्टैमिना ड्रेन होने लगा। तभी ग्रीड स्किल एक्टिवेट हुई और थोड़ी लाइफ वापस आने लगी, लेकिन लेवल 1 होने की वजह से सब कुछ नलिफाई नहीं हो पाया। नेमलेस डीमन स्वॉर्ड और ज्यादा अब्सॉर्ब करने लगी और बदले में दूसरे स्टैट्स देने लगी और एक समय ऐसा आया जब प्रोटैगनिस्ट अपनी लिमिट तक पहुंच गया। उसने बिना सोचे 10,000 क्रेडिट्स खर्च करके स्किल को लेवल 2 तक अपग्रेड कर दी। अब यह रैंक ई स्किल बन चुकी थी जो स्वॉर्ड के डाउनसाइड को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। हालांकि लाइफ फोर्स अभी भी कंज्यूम हो रही। फिर से उसके स्टैट्स इंक्रीज हुए और वह तुरंत टेस्ट के लिए रूम के ट्रैप्स में कूद पड़ा। कुछ मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट फ्रंट डेस्क पर सो ही गया था जब सुब्रू वहां से गुजर रहा था। अचानक जागते ही वह सोचने लगा कि क्या वह सपना देख रहा है, क्योंकि उसे लगा कि वही युवा लड़का जो पहले दिखा था अभी अभी उसके सामने से गुजरा है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत उठ गया और याद करने की कोशिश करने लगा कि वह कौन था, क्योंकि अभी केवल 10 मिनट ही बीते थे। पक्का करने के लिए वह कमरे नंबर 5 के पास गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह अंदर चला गया और अंदर का हाल देखकर पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि कमरा इतना बुरी तरह टूट चुका था जैसे वहां कोई भूकंप आया हो। अगले दिन सुबह सुबारू उठकर स्ट्रेच करता है और शिकायत करता है क्योंकि उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त महसूस हो रहा था।
अच्छी बात यह थी कि वह एक कमजोर डेमन तलवार थी, क्योंकि अगर वह सामान्य डेमन तलवार होती तो हालत और भी खराब होती। उसके नेगेटिव इफेक्ट पहले ही खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से सुबारू थोड़ा सा उसकी शक्ति इस्तेमाल कर पा रहा था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह एक डेमन तलवार को ठीक से पकड़ भी नहीं सकता था। उसने जो स्किल खरीदी थी उसकी तलवार के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी और सुबारू पहले से ही सोच रहा था कि ग्री बेट इलेक्ट्रिक स्किल्स में भी मदद करेगी। समस्या यह थी कि वह इसे बेहतर कैसे बनाएगा, क्योंकि लेवल बढ़ाने के बाद वह पहले ही पूरी तरह कंगाल हो चुका था। पैसों की समस्या होने की वजह से सुबारू अपने हाल पर दुख जताने लगा। इसी बीच सड़क पर खड़ा एक आदमी अपने दर्शकों से कहता है कि उसे यहाँ आकर बहुत नॉस्टैल्जिया महसूस हो रहा है। वह एक स्ट्रीमर है जो अलेक्जेंड्रे नाम के एक आदमी से 1000 क्रेडिट मिलने के बाद अपने ही सिर पर कॉफी उड़ेल देता है। सुबारू तुरंत सोचता है कि यह आदमी पागल है, लेकिन वह ऑनलाइन देखता है और एक खबर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि हर 3 खिलाड़ियों में से एक स्ट्रीमर होता है। अभी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप स्ट्रीम करते हुए रियल टाइम में पॉइंट्स कमा सकते हैं। तभी अचानक कोई वहां आता है और कहता है कि यह लड़का भी यहाँ है और सुबारू को वहां देखकर उसे मजा आ रहा है। यह सुनकर नायक को अपने शरीर में अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे उसे वह व्यक्ति पसंद नहीं है। वह आदमी पूछता है क्या सुबारू उसे अनदेखा ही करेगा, और तभी नायक समझ जाता है कि वह उससे डरता है। कांपते हुए वह बताता है कि वह भी किसी तरह यहाँ तक पहुँच गया है। वह आदमी बैठ जाता है और कहता है कि वह तो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके जैसा हारने वाला भी ट्यूटोरियल पास कर गया। वह मानता है कि वह उम्मीद कर रहा था कि सुबारू गोब्लिन्स के हाथों मर जाएगा और कूड़े में जागेगा। इस शरीर का असली मालिक पहले से ही बुली किया जाता था। इसाक कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह कूड़ा था। वह कहता है कि लड़के का नाम ही उसे चिढ़ाता था और वह उसके कहे काम भी नहीं कर पाया। सुबारू कहता है कि उसने जितने क्रेडिट कमाए थे वे उसके लिए काफी नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की उसे पेट में लात मार दी गई। इसाक खाने का बैग फाड़ देता है और उसे कहता है कि वह कूड़े के ढेर में ही रहे, क्योंकि अगर वह वहां से निकला तो उसे अच्छा सबक मिलेगा। इन यादों से नायक समझ जाता है कि वह कूड़ेदान के अंदर क्यों था। इसके बाद इसाक घमंड से बताने लगता है कि वह लेवल 20 तक पहुंच गया है और वह रेनहार्ट का बेटा है। वह यह भी कहता है कि उसने रैंक 20 स्किल सीखी है, जो ट्यूटोरियल में मिलने वाली सबसे ऊंची स्किल होती है। सुबारू बस उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वह जा रहा है, लेकिन तभी वह सुनहरे बालों वाला लड़का कहता है कि जाते समय उसके लिए कॉफी और कुछ स्नैक्स ले आए। जब सुबारू कोई जवाब नहीं देता तो वह गुस्से से भर जाता है और लगभग फट पड़ते हुए पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है, जो तुरंत उसकी बात नहीं मान रहा। लेकिन सच यह था कि सुबारू के पास अब एक भी क्रेडिट नहीं बचा था। इसाक उसे बैठने को कहता है, लेकिन नायक इस शरीर के मालिक का बदला लेने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बिना समस्या पैदा किए जाने वाला था। तभी सुनहरे बालों वाला लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। इसाक गुस्से में पूछता है क्या सुबारू जानना चाहता है कि जब कोई उसका अपमान करता है तो वह क्या करता है, लेकिन नायक भी उसी अंदाज में कहता है कि अगर वह जीना चाहता है तो उसका हाथ छोड़ दे। सुनहरे बालों वाला लगभग नफरत से फटते हुए कहता है कि सुबारू खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। सुबारू बस सोचता है कि इतने लोगों के सामने वह कोई तमाशा नहीं करना चाहता, लेकिन अचानक वह सुनहरे बालों वाला जोर जोर से हंसने लगता है और पूछता है क्या नायक डर गया है, क्योंकि वह जानता है कि वह कमजोर है। वह यह भी कहता है कि शायद वह ट्यूटोरियल में मरते मरते बचा होगा, लेकिन वह चेतावनी देता है कि जब चाहे वह उसे बिना किसी के जाने गायब कर सकता है। इतना कहकर वह चला जाता है और जाते समय उसे दोस्त कहकर बुलाता है, जिससे सुबारू और चिढ़ जाता है। कहा जाता है कि खिलाड़ियों के मजबूत होने के 2 तरीके होते हैं। पहला है चुनौतियां पूरी करना, जहां टॉवर की चुनौतियां पास करके और इनाम लेकर लेवल बढ़ाया जाता है, जिससे खिलाड़ी मजबूत होता है। इसमें क्रेडिट देने पड़ते हैं, लेकिन कम से कम मरना नहीं पड़ता, सिर्फ पैसा और प्रोग्रेस खोती है। दूसरा तरीका है सेफ जोन के बाहर राक्षसों का शिकार करना या खास डंजन्स को साफ करना। यह तरीका चुनौतियों से तेज है, लेकिन असली भी है, इसलिए अगर वहां मर गए तो असली जिंदगी में भी मर जाओगे। अब सुबारू ऑर्क डंजन में था, जो खिलाड़ियों के लिए काफी खतरनाक जगह थी, लेकिन उसने सोचा कि धीरे धीरे बढ़ने से बेहतर है जोखिम लेना, क्योंकि खतरा ज्यादा होने का मतलब इनाम भी ज्यादा होता है। अपने प्लेयर किट डिवाइस में सुबारू कुछ खबरें देखता है और पता चलता है कि नुरोगामी सुबारू नाम का एक व्यक्ति 4थी मंजिल पर हमला करने के लिए 80,000 लोगों के सामने लाइव है।
टिप्पणियों से पता चलता है कि वह पहले ही 8 बार कोशिश कर चुका है, लेकिन इतना मिलता जुलता नाम और वही मास्क देखकर सुबारू चिढ़ जाता है। अचानक कोई उसे 20,000 क्रेडिट भेज देता है और वह धन्यवाद देता है। लगता है कि स्ट्रीमर को मिशन भी भेजे जा सकते हैं। 3 और दर्शक मिशन भेजते हैं, जैसे कि साबित करो कि तुम यह कर सकते हो। असली नायक को यह देखकर जलन होने लगती है, क्योंकि जब वह यहाँ जान जोखिम में डाल रहा था तब नकली आदमी आसानी से पैसा कमा रहा था। सुबारू गुस्से में कुछ सेकंड तक स्ट्रीम देखता है, फिर तुरंत उठकर अपने काम में लग जाता है। वह उस तलवार को निकालता है जिसे उसने सावधानी से एक ऑर्क के अंदर छिपा कर रखा था और खुद को तैयार करता है, क्योंकि पूरे झुंड के साथ कई ऑर्क उसकी ओर आने लगते हैं। उनमें ऑर्क जनरल भी था जो सबसे मजबूत और असली बॉस था, भले ही इस बार उसके पास जहरीले कांटे नहीं थे। सुबारू कहता है कि उसके पास इससे भी बेहतर चीज है। डेमन तलवार नायक की सेहत सोखती है और उसके स्टैट्स बढ़ा देती है। फिर वह छोटे ऑक्स के ऊपर से कूदता है और कहता है कि उसके पास उनके लिए समय नहीं है और बिजली की तरह तेजी से बॉस की ओर बढ़ता है। 1 सेकंड में वह उसके सिर तक पहुंच जाता है और अगले ही सेकंड वह राक्षस को शानदार तरीके से काट देता है। इस तरह वह डंजन पूरा कर लेता है और बाद में मूर्ख न बनते हुए एक प्राचीन मास्क उठा लेता है। दूसरों की तरह अभिनय करना पैसा कमाने का अच्छा तरीका हो सकता था, इसलिए वह मास्क पहन लेता है और सोचता है कि वह वही करेगा जो उसे पहले से आता है, क्योंकि इन सब स्ट्रीमर में जो नायक की नकल कर रहे थे असली सुबारू वही था। एंटरटेनमेंट कंपनी सिन में नरुक कामीकूप नाम का व्यक्ति स्ट्रीम शुरू करता है और एक लड़की उसे देख रही होती है, लेकिन एक समय वह गुस्से में चिल्ला पड़ती है और अपने साथी को डरा देती है, जिससे वह कुर्सी से उछल पड़ता है। वह गुस्से में है क्योंकि 5 लोग मिलकर भी एक डंजन साफ नहीं कर पाए। उसका दोस्त पूछता है क्या हुआ, क्योंकि जो पहले साफ करेंगे उन्हें 1000 क्रेडिट मिलने वाले थे। तब वह बताती है कि सुबी किची नाम के किसी आदमी ने सब खराब कर दिया और शायद वह सुबारू का प्रशंसक है क्योंकि असली वाला गायब था और बाकी लोग उसका नाम इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अनुसार हालात इतने खराब हो गए थे कि सारे स्ट्रीम मर चुके थे, क्योंकि हर कोई सुबारू की नकल कर रहा था। वह यह भी सोचती है कि इन नाकाबिल लोगों का बिना बुनियादी ज्ञान के अपनी जान जोखिम में डालना बेइज्जती की बात है। उसका दोस्त पूछता है कि उसने टॉवर छोड़कर यहाँ काम करना क्यों चुना। थोड़ी देर सोचकर वह कहती है कि वह सब उसे उबाऊ लगने लगा था। सच तो यह था कि उसका दोस्त भी ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसने भी टॉवर छोड़ दी था। वह जानता था कि लड़की ने नरुकामी को से मिलने के लिए चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन बाद में उसकी प्रेरणा खत्म हो गई। तभी अचानक लड़की चिल्लाती है कि एक शानदार लड़का सामने आया है, लेकिन जब वे देखते हैं कि उसने भी वही मास्क पहना है तो दोनों लगभग बेहोश हो जाते हैं। लड़का पूछता है कि उसका साथी दूसरी मंजिल की इतनी बेकार स्ट्रीम क्यों देख रहा था, लेकिन वह मान लेती है कि जब भी वह किसी को वह मास्क पहने देखती है तो उसे थोड़ी जिज्ञासा हो जाती है और वह अपने दोस्त से शर्त हारने के बदले 1000 क्रेडिट भी वसूल लेती है। दूसरे फ्लोर के एंट्रेंस पर पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह जगह कुछ खास नहीं है, लेकिन यह जानकर कि कोई व्यूअर देख रहा है उसे थोड़ा प्रेशर महसूस होता है। अकाउंट पर मौजूद लड़की लूनी पूछती है क्या यह उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो सुब्रू कहता है हाँ। लूनी कहती है कि बेहतर होगा अगर वह स्ट्रीम न करे और पहली बार बस फोकस करे, लेकिन तभी वहाँ एक बैट मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर पूरी स्पीड से उसकी तरफ आता है, लेकिन सुब्रू उसका सिर पकड़कर उसे ऐसे जमीन पर पटक देता है जैसे आटे की बोरी हो। फिर वह पूछता है का यालो अभी भी वरीड है, क्योंकि इस फ्लोर का गोल डंजन क्लियर करना और जिंदा बाहर निकलना है। तभी स्ट्रीम में एक और व्यूअर आ जाता है, लेकिन लड़की फिर भी कहती है कि प्रोटैगनिस्ट ग्रीडी न बने। सुब्रू उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वह दूसरों पर डिपेंड किए बिना स्ट्रॉन्गर बनना पसंद करता है। ऑब्वियसली सबको लगता है कि वह पागल है, लेकिन कम से कम उसका नाम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है। पहले एनकाउंटर में एक लैंड क्रीचर सीधे हीरो की टांग पर हमला करता है, लेकिन सुब्रू अपनी स्वॉर्ड निकालकर मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है और कहता है कि अभी वह थोड़ा रश करेगा। वह मड मर्मन को हराता है और 2 अचीवमेंट पॉइंट्स पाता है। उसके बाद कई जायंट बैट्स उड़ते हुए आ जाते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कुछ स्विंग्स में ही सबको काट देता है और व्यूअर्स को समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। बैट्स को हराने पर 2 पॉइंट्स और मर्मन को हराने पर 4 पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए हीरो समझाता है कि अगर साउंड पर ध्यान दो तो पता चल सकता है कितने मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। व्यूअर्स हैरान हो जाते हैं और सुब्रू कहता है कि वह आगे और बताएगा, लेकिन यह भी उसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स कमाना चाहता था। लोग चैट में डिबेट कर रहे थे कि उसका चुप रहना सही है या वह जल्द ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, और सच में ऐसा लगता है क्योंकि
प्रोटैगनिस्ट एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो बैट नेस्ट जैसी दिखती है। व्यूअर्स उसे देखकर बहुत वरीड हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी मिशन देता है कि अगर वह सबको मार दे तो उसे 100 क्रेडिट्स मिलेंगे। लोग सोचते हैं कि वह ट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन सुब्रू 100 क्रेडिट्स के लिए थैंक्स कह देता है। स्ट्रीमिंग कंपनी में लड़का चिल्लाकर पूछता है कि उसकी कोलीग आखिर उस स्ट्रीम पर इतना फोकस क्यों कर रही है। वह सॉरी भी बोलता है, लेकिन लड़की हीरो की स्क्रीन से नजर नहीं हटाती। लड़का पूछता है उसमें ऐसा क्या स्पेशल है, तो वह कहती है कि कुछ अलग है। लड़का कहता है कि वह अपना डेट चुका देगा, लेकिन लड़की कहती है बात वह नहीं है, बल्कि वह शुरू से सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को ही ध्यान से देख रही। लड़के को समझ नहीं आता, लेकिन सच में सुब्रू अकेले सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था, इसलिए मास्क पहनने वालों पर ध्यान देने की उसकी आदत काम आ गई। पहले सुब्रू की तारीफ इसलिए होती थी क्योंकि काउंटर होने पर भी उसकी ब्रीदिंग और फोकस कभी नहीं बदलते थे, और दूसरों को उसकी टेक्निक हमेशा हल्की लगती थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि एनिमी क्या करेगा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि उसे खुद नहीं पता वह क्या कर रहा है, और नॉर्मल लोग उसे कॉपी नहीं कर सकते। शिगरू को भी शुरू में अजीब लगा था, लेकिन बाद में सुब्रू समझ गया कि डिसीजन लेने की आई कांटेक्ट है, क्योंकि वन आइड बैट हमेशा सिर आगे करके अटैक करते हैं, इसलिए जितने ज्यादा होते हैं उतने ओपनिंग्स देते हैं, और सुब्रू उसी का फायदा उठाकर एक साथ सबको काट देता है। व्यूअर्स के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी थी जैसे कोई कहे कि पैर हिलाओ तो चल सकते हो। आखिर में लोवानी उसे याद दिलाती है कि क्रेडिट्स कलेक्ट करना मत भूलना, लेकिन सुब्रू प्लेयर किट में काफी देर तक उलझा रहता है और आखिर मान लेता है कि उसे क्रेडिट्स एक्सेप्ट करना ही नहीं आता। व्यूअर्स यकीन नहीं कर पाते कि वह इतना क्लूलेस है, लेकिन लो उसकी मदद करती है और सुब्रू समय वेस्ट किए बिना अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ जाता है। कंपनी में लड़की खुशी से चिल्लाती है और कहती है यह बहुत बुरा है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि उसे मजा आ रहा है। लड़का कंप्लेन करता है तो वह पूछती है क्या उसने पहले कभी ऐसा देखा है। वह कहता है कि सेकंड फ्लोर आसान नहीं है, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं कि इससे हीरो कम अमेजिंग हो जाता है। वह इतनी इम्प्रेस्ड हो जाती है कि उसे डेस्टिनी जैसा लगने लगता है, और मजाक में यह भी कह देती है कि शायद वह नूरोकामी सुब्रू का रीइंकारनेशन है। उसका दोस्त सैगोन तुरंत उसे रोक देता है क्योंकि वह सच में प्रोटैगनिस्ट के पास जाने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन सैगोन इन्वेस्टर की तरह सोचता है और कहता है कि अगर बॉस को बताया तो डांट पड़ेगी। दोनों थोड़ी बहस करते हैं, लेकिन लो फिलहाल चुप हो जाती है और हीरो की लाइव स्ट्रीम देखती रहती है। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट डंजन के सबसे इम्पोर्टेंट एरिया में पहुंच जाता है जहां फाइनल गेट था। वह गेट से टिकता है और गेट खुद खुल जाते हैं और अंदर एक सोता हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है जो वॉरियर वुल्फ ग्रेग था, और वही इस फ्लोर का बॉस था। मिशन का ऑब्जेक्टिव उसे मारना नहीं बल्कि टेस्ट के जरिए उसका रिस्पेक्ट पाना था, क्योंकि सिस्टम ने उसे हंट करने वाला मॉन्स्टर नहीं बल्कि गार्डियन बताया था, लेकिन किसी ने ऑफर दिया कि अगर वह वुल्फ को हरा दे तो 3000 क्रेडिट्स मिलेंगे। सुब्रू के लिए यह अमाउंट बहुत बड़ा था, इसलिए वह थोड़ा वरीड हो जाता है। धीरे धीरे वुल्फ उठता है और हीरो से बात करता है और सबसे पहले पूछता है क्या वह सच में अकेला आया है। सुब्रू कहता है चाहो तो चेक कर लो। ग्रेग कहता है कि वह इंटरेस्टिंग है और उससे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर जैसी स्मेल आ रही है, क्योंकि वॉरियर ट्राइब के वुल्फ्स स्मेल से ही इंसान की असलियत पहचान लेते हैं। एक पल में वुल्फ उसे आगे जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन सुब्रू माफी मांगते हुए कहता है कि उसका ऑब्जेक्टिव ग्रेग ही है, जिससे वुल्फ कंफ्यूज्ड हो जाता है। सुब्रू बताता है कि उसके पास उसे मारने का मिशन है और स्मेल से ग्रेग समझ भी जाता है। सिन कंपनी में दोनों वर्कर बॉस के पास जाते हैं और जॉन टेल कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हुए पूछता है ऑडियंस कितनी है। सेज शायली कहता है लगभग 20 लोग, लेकिन लो बीच में बोलती है कि अब 30 से ज्यादा हो गए हैं। बॉस पूछता है क्या वह मजाक कर रहे हैं, और लड़की जिसका असली नाम हत्सुका है उसे डांट पड़ती है कि वह पोटेंशियल वाला कोई नहीं लाई। बॉस कहता है कि वह खुद स्ट्रीमर बन जाए क्योंकि वह टैलेंटेड है, लेकिन लड़की इग्नोर करके बताती है कि अब सुब्रू के स्ट्रीम में 40 लोग लाइव हैं। डंजन में वापस वुल्फ फाइट के लिए तैयार हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट सोचने के बजाय एक्शन लेने का फैसला करता है। वह डीमन स्वॉर्ड निकालता है और शांत रहने की कोशिश करता है, भले ही यह पहली बार हो। मॉन्स्टर तेजी से हमला करता है और सुब्रू आखिरी पल में डिफेंड कर लेता है। ग्रेग अपने शार्प क्लॉस से वार करता है और सुब्रू पीछे धकेला जाने लगता है और समझ जाता है कि एनिमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ब्रूट फोर्स से जीतना इम्पॉसिबल है और वह फिलहाल डॉजिंग पर फोकस करता है। ग्रेग उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन कहता है कि उसके पास जीतने का चांस नहीं है।
उब्रू सही समय पर क्लॉस को स्ट्राइक करके परफेक्ट डिफेंस करता है, लेकिन आखिरकार वह दीवार के पास फंस जाता है। वुल्फ कहता है कि फाइट मजेदार थी और उसे गुड बाय कहने को कहता है। जैसे ही ग्रेग हमला करता है, सुब्रू पूरा फोकस लगाकर उसके नीचे से निकल जाता है और अटैक पैटर्न समझकर उसे दीवार से टकराकर फंसा देता है। फिर सुब्रू तेजी से कई कट्स लगाता है और आखिरी ब्लो देकर फाइट खत्म कर देता है। अंत में ग्रेग बिना नाराज हुए सुब्रू की टैलेंट की तारीफ करता है और हारकर जमीन पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट की सारी स्किल्स लेवल अप हो जाती हैं और उसे 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। चैट पूरी तरह पागल हो जाती है और उसे मिशन के 3000 क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं। अब उसके पास 3150 क्रेडिट्स और 618 अचीवमेंट पॉइंट्स हो जाते हैं और अगला लेवल का डोर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, उसके सामने एलिमेंट ऑप्शन के लगभग 16 मैसेजेस आ जाते हैं जो प्लेयर के टैलेंट के हिसाब से थे, और अगर प्रोटैगनिस्ट वहां थंडर पाथ नहीं चुनता तो उसे अपना नाम बदलना पड़ता। इसलिए वह थंडर चूज करता है और तुरंत नेक्स्ट लेवल पर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर गेम का सीन वापस सूट में दिखता है, जहां सब लोग उतने ही एक्साइटेड हो जाते हैं जितनी वह लड़की थी। हत्सुका कहती है कि अब तक 60 लोग लाइव देख रहे हैं, जो नॉर्मल नहीं है। बॉस भी मानता है कि यह इम्प्रेसिव है क्योंकि उसने वुल्फ को भी डिफीट किया, लेकिन फिर भी सुब्रू एक नोवाइस है, इसलिए उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है। तब हत्सुका जॉन से बेट लगाने को कहती है और बोलती है कि अगर सुब्रू थंडर कॉन्कर नहीं कर पाया तो वह और उसकी दोस्त 5 साल तक कोई रिवॉर्ड नहीं लेंगी। यह सुनकर कुनन तुरंत चिल्लाता है कि वह इससे अग्री नहीं करता, लेकिन जॉन सोचता है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है क्योंकि अभी तक सिर्फ सुब्रू ही थंडर तक पहुंच पाया है और हत्सुका को पूरा कॉन्फिडेंस था। इसलिए जॉन मान जाता है कि अगर सुब्रू सक्सीड हुआ तो वह हीरो को हायर करेगा, जबकि लड़की अपनी दोस्त का मुंह बंद कर देती है। एलिमेंट चूज करने के बाद प्रोटैगनिस्ट थंडर पाथ के स्टार्ट पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह वहां आता है, कोई उसे जोर से धक्का देकर सावधान रहने को चिल्लाता है। वह आदमी किसी तरह खुद को और उस लड़के को बचा लेता है क्योंकि सामने क्लब पकड़े एक खतरनाक जायंट खड़ा था। वह युवक गुस्से में पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट क्या कर रहा है, क्या वह मरना चाहता है। तभी सिस्टम मैसेज आता है कि जायंट फ्रैगमेंट को डिफीट करो। किसी को समझ नहीं आता कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि ऐसा जायंट चैलेंज के दूसरे हाफ में ही आना चाहिए था। तब हीरो को लगता है कि ग्रेग को मारने से शायद सिस्टम में कुछ चेंज हो गया। जायंट अपने वेपन से जमीन पर जोर से वार करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट किसी तरह डॉज कर लेता है। वह युवक बार बार कहता रहता है कि वे मुश्किल से बचे हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का ध्यान जल्दी फाइट खत्म करने पर था। जायंट जैसे ही वेपन उठाता है, एक ओपनिंग बनती है। हीरो तुरंत डॉज करता है और जैसे ही मॉन्स्टर जमीन पर वार करता है, वह उसके आर्म का इस्तेमाल करके बहुत ऊंचा जंप लगाता है और सीधे उसके सिर तक पहुंचकर नेक पर अटैक कर देता है। फिर गर्दन में स्वॉर्ड घुसाकर बिना पसीना बहाए फाइट खत्म कर देता है और जायंट से शांत रहने को कहता है, लेकिन उसे कहने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि डिफीट होने के बाद वह हमेशा के लिए साइलेंट हो चुका था। जायंट के मरते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि 4th स्टेज क्लियर हो गया। प्रोटैगनिस्ट का लेवल और कई स्टैट्स बढ़ जाते हैं और उसे जायंट्स हार्ट नाम का आइटम मिलता है, जिसने पहले उसे बचाने की कोशिश की थी। वह लड़का और ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग दोनों ही शॉक में थे। वह युवक अब बहुत पोलाइटली बात करने लगता है और पूछता है सुब्रू कौन है। तब वह कहता है कि वही जायंट को हराने आया था। कुछ समय बाद शहर में प्रोटैगनिस्ट प्लेयर किट में लोगों की कमेंट्स पढ़ता है। सब लोग उस रेयर आइटम को देखना चाहते थे, इसलिए क्यूरियोसिटी में वह सबको साथ देखने को कहता है और अपने सबस्पेस से जायंट्स हार्ट निकालता है, जो एक रेयर रिंग है जो वाइटैलिटी और रिजेनरेशन बढ़ाती है। उसे थंडरक्लैप नाम का आर्मोर भी मिलता है जिसमें थंडर पावर है। तभी लवे उकामा सुब्रू नाम का व्यूअर 5000 क्रेडिट्स डोनेट करता है ताकि सुब्रू थंडर हासिल कर सके। वह धन्यवाद देता है और कई दूसरे व्यूअर्स भी बहुत क्रेडिट्स डालते हैं, जिससे प्रोटैगनिस्ट और मोटिवेटेड हो जाता है। इतने लोग सपोर्ट कर रहे थे। तब सुब्रू को पहली बार महसूस होता है कि शायद वह पहले से ही स्पेशल था। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है। पहले वाला लड़का एक ब्लॉन्ड नाइट को लेकर अंदर आता है और देर के लिए माफी मांगते हुए बताता है कि यह नाइट विलेज के कैप्टन सेलियस हैं। दोनों ग्रीटिंग करते हैं और जायंट अटैक्स के बारे में बात करते हैं। युवक बताता है कि नाइट्स और नागरिक 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, इसलिए उसने सुब्रू के साथ पहले रफ बिहेवियर किया था क्योंकि उस समय स्थिति कठिन थी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कई लोगों की जान बचाई। पोलूस उसे धन्यवाद देता है, पर हीरो कहता है कि उसने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। पोलूस विलेज का चेहरा है, एक बहादुर नाइट जो जायंट रेस से लड़ता है। फिर विषय बदलते हुए नाइट बताता है कि उन्होंने जायंट चीफ का
पता लगा लिया है और वे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खत्म करना चाहते हैं। फिर दोनों प्रोटैगनिस्ट के सामने झुककर विलेज बचाने में मदद मांगते हैं। चैट में लोग कमेंट करते हैं कि वे नहीं चाहते पेलूस मरे, लेकिन सुब्रू को याद आता है कि स्टोरी के अनुसार अगले स्टेज में रात अच्छी तरह खत्म नहीं होती। फिर भी वह लड़के से सिर उठाने को कहता है और कहता है कि वह पूरी मदद करेगा। नाइट उसका धन्यवाद करता है और 5th स्टेज शुरू हो जाती है। शाम तक कई वॉरियर्स प्रोटैगनिस्ट के साथ जायंट चीफ की लोकेशन की ओर जाते हैं। रास्ते में वह प्लेयर किट देखता है जिसमें कमेंट्स और व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे। तभी नाइट ग्रुप को रुकने का आदेश देता है क्योंकि आगे एक जायंट की लाश पड़ी थी और वही उस चीफ का शरीर था जिसे वे ढूंढ रहे थे। पेलूस ध्यान खींचने के लिए आगे जाने की बात करता है और हीरो को पीछे रहने को कहता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बेवकूफी न करने को रोक देता है। तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगती है। सब लोग गिरने से बचने की कोशिश करते हैं और हीरो चेतावनी देता है कि वह चीज जाग चुकी है। मॉन्स्टर जैसे ही ग्रुप को देखता है, जमीन से कई जायंट्स निकल आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक इतनी बड़ी आर्मी कैसे आ गई। पेलूस समझ जाता है कि लड़ना लगभग नामुमकिन है और सबसे खराब स्थिति शुरू हो जाती है जब वॉरियर्स एक एक करके पकड़े जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स द्वारा खा लिए जाते हैं। बाकी लोग यह सब अपनी आंखों के सामने देखते हैं। पेलूस तुरंत सबको माउंटेन बेस की ओर रिट्रीट करने का आदेश देता है। कुछ नाइट्स शॉक में थे और कुछ खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक नाइट अपने भाई को मरते देखकर पागल हो जाता है। तब पेलूस चिल्लाकर कहता है, भागो, यह आदेश है, और उन्हें अपने परिवार और विलेज के बारे में सोचने को कहता है क्योंकि अगर वे यहाँ मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। आखिर में फ्रंट लाइन पर सिर्फ पेलूस और फाल्कन रह जाते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट भी बिना एक कदम पीछे हटे खड़ा रहता है। ब्लॉन्ड नाइट चिल्लाता है कि उसे भी भागना चाहिए और किसी दूसरे दिन नाइट्स को लीड करना चाहिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह बात तो उसे खुद कहनी चाहिए। वह पूछता है कि ब्लॉन्ड क्यों नहीं भाग रहा और बताता है कि नाइट के रहते वह पूरी ताकत से फाइट नहीं कर पाएगा। पेलूस कहता है कि वह किसी आउटसाइडर को अकेले नहीं छोड़ सकता, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जोर देता है, इसलिए ब्लॉन्ड रीइंफोर्समेंट लाने चला जाता है और कहता है कि वह अपना जीवन उसका ऋणी है और उम्मीद करता है सुब्रू सुरक्षित लौटे। सारे जायंट्स अब प्रोटैगनिस्ट पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन वह पहले हमला होने का इंतजार नहीं करता और दौड़ते हुए एक जायंट की टांग काट देता है। फिर दूसरे जायंट को भी काट देता है जो उसकी ओर बढ़ रहा था। मॉन्स्टर्स अब सुब्रू को ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि एक पल में उसने 2 को खत्म कर दिया। भले यह सिर्फ शुरुआत थी, हीरो पीछे रहने वाला नहीं था। इसी बीच ब्लॉन्ड बिना रुके भागता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद पर गुस्सा करता है कि वह भाग गया। चैट के लोग विश्वास नहीं करते कि सुब्रू सच में लड़ाई करेगा क्योंकि स्टोरी के हिसाब से पेलूस को यही मरना था, लेकिन सुब्रू जानता था कि अब वह सबको बचा सकता है, इसलिए वह बैटलफील्ड में बना रहता है और एक ही अटैक में 2 और मॉन्स्टर्स को मार देता है। लगातार स्वॉर्ड घुमाते हुए वह एक और जायंट को आसमान में उछाल देता है और डीमन स्वॉर्ड लगातार एनर्जी अब्सॉर्ब करती रहती है। सुब्रू धीरे धीरे थकने लगता है, इसलिए वह रास्ता साफ करते हुए जल्दी जायंट चीफ को ढूंढने के लिए जायंट्स के बॉडीज का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। कई छोटे मॉन्स्टर्स के ऊपर से जंप करता है और एक और जायंट पर उतरता है, लेकिन वह रुकता नहीं। सुबारू एक विशाल दैत्य के सिर से दूसरे विशाल दैत्य के सिर पर लगातार कूदता रहता है और उसका इक्विपमेंट उसकी स्टैमिना को संभाले रखता है। उसे किसी भी तरह चीफ को ढूंढना था और किस्मत से वह भीड़ के बीच उसे देख लेता है। चीफ भी प्रोटैगनिस्ट को मारने के लिए तैयार दिखता है। सुबारू और ज्यादा चिंतित हो जाता है क्योंकि अगर वह अभी फाइट खत्म नहीं करता तो वह खुद मर जाएगा। तभी मॉन्स्टर अटैक की तैयारी करता है और सुबारू उम्मीद करता है कि उसकी प्लान काम करे। वह अपनी उंगलियां चटकाता है और आमोर की थंडर क्लैप एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। थंडर की वजह से जायंट्स को दर्द होता है, लेकिन असली परेशानी आवाज से होती है, इसलिए सारे जायंट्स पागलों की तरह इधर उधर तांडव करने लगते हैं। बॉस भी इससे नहीं बच पाता और उसी मौके का फायदा उठाकर प्रोटैगनिस्ट उसके ऊपर से कूदता है और बिना मौका गवाए अपनी स्वॉर्ड सीधे जायंट की नेक में घुसा देता है। यह मूव इतना तेज था कि मॉन्स्टर रिएक्ट भी नहीं कर पाया और पीछे गिर गया। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि सुब्रू जीत गया है। प्रोटैगनिस्ट के सारे स्टैट्स काफी बढ़ जाते हैं और चैट में लोग हैरान रह जाते हैं। सुबारू सोचता है कि अगर यह कोई नॉर्मल मंगा होता तो प्रोटैगनिस्ट यहाँ कोई कूल पोज मारता, लेकिन वेदर खराब हो रहा था और ग्रीड बेटअप उसकी स्टैमिना रिस्टोर नहीं कर सकता था। स्टेज क्लियर करने के बाद भी मॉन्स्टर्स एग्जाम खत्म होने तक गायब नहीं होते, इसलिए आगे लड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वह लगभग वहीं गिरने वाला था। लेकिन जैसे ही स्टेज 5 कंप्लीट हुआ, आसमान बंद हो गया और क्लाउड से एक विशाल काला थंडर सीधे सुबारू पर गिरता है। उसी समय जंगल के बीच एक कैबिन में रीना बैठकर प्लेयर किट देख रही होती है। तभी शिगुरा आती है और पूछती है वह क्या कर रही है। रीना कहती है
वह बस हवा का मजा ले रही है। शिगुरा कहती है कि उसे इसका मजा ले लेना चाहिए क्योंकि जल्द ही उनका अंत आने वाला है। जब वह सीरियस बात करना चाहती है तो उसकी दोस्त उसे इग्नोर कर देती है। फिर लड़की क्यूरियस हो जाती है कि वह इतनी इंटरेस्ट से क्या देख रही है। रीना दिखाती है कि वह नरुकामी सुब्रू नाम के एक लड़के का लाइव स्ट्रीम देख रही है, लेकिन जैसे ही शिगुरा कहती है कि शायद वही लीडर हो सकता है तो रीना इरिटेट हो जाती और कहती है कि वह बस एक अनोइंग स्ट्रीमर है जो सेकंड फ्लोर पर था। और उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है कि अगर सुब्रू जिंदा होता तो काजुकी अब तक मुश्किल में पड़ चुका होता। रीना कहती है लीडर मर चुका है और चाहती है कि उसकी दोस्त भी यह मान ले, लेकिन वह मना कर देती है। रीना चिल्लाकर पूछती है कि हीरो आखिर कब तक छिपेगा, लेकिन शिगुरा पलटकर पूछती है कि क्या वे लोग भी बस देखते ही रहेंगे। रीना कहती है कि वह बस टाइम पास के लिए लाइव देख रही है, लेकिन जब वह दोबारा स्क्रीन देखती है तो हैरान रह जाती है और शिगुरा भी वही शॉक्ड एक्सप्रेशन देती है। टेस्ट में प्रोटैगनिस्ट थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल जायंट्स पर करता है और अपनी डीमन स्वॉर्ड में इलेक्ट्रिसिटी भी भर देता है। इससे वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जो भी जायंट्स उसके पास आते हैं उन्हें एक एक करके काट देता है। सब खत्म होने के बाद सुबारू समझता है कि अब उसमें वापस चलने की भी ताकत नहीं बची क्योंकि उसने खुद को बहुत ज्यादा पुश कर दिया था। लेकिन किस्मत से वह अकेला नहीं था क्योंकि पालास मदद लेने गया था और जब वह हीरो को वहां पाता है तो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। लेकिन तब तक प्रोटैगनिस्ट बोल भी नहीं पा रहा होता और आंखें बंद करते करते बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट कंपनी में माहौल टेंस हो जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रॉडकास्ट देखना बंद कर दिया था। सजन और जॉन लड़की को शांत करने की कोशिश करते हैं और लगता है कि वह रो रही है, लेकिन असल में उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल था क्योंकि उसने हीरो को मैसेज भेज दिया था और नहीं चाहती थी कि वह इसे सिर्फ बिजनेस समझे। तभी सीन याद दिलाता है कि वह सच में वर्क कॉन्टैक्ट ही था। हत्सुका चिल्लाकर कहती है कि वह मैनेजर से ज्यादा फैन है इसलिए यह नॉर्मल है और टॉपिक बदलते हुए कहती है कि उसने डायरेक्टर को भी बता दिया है। थंडर पावर जो सिर्फ सुब्रू के पास थी अब उसकी पहचान बन चुकी है और नए प्लेयर्स भी उस पर ध्यान दे रहे हैं। जॉन को पूरा यकीन है कि लड़के ने कुछ ऐसा किया है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अचानक सीन बताता है कि हीरो ने ईमेल पढ़ लिया है और हत्सुका एक्साइटमेंट में लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने बस मैसेज रीड किया था इसलिए उसकी खुशी तुरंत खत्म हो जाती है। उसी दिन प्लेयर कॉम्बैट एनालिसिस करने वाला स्ट्रीमर हो क्वाई काम शुरू करने की तैयारी करता है, जिसने अपने ट्यूटोरियल्स और ओपिनियंस से बड़ी पहचान बना ली है। वह कई प्लेयर्स के वीडियोस ध्यान से देखता है जिनमें कुरुकावा अमन भी है जो हाल ही में ब्लू जोन में गया है और काजुकी भी है जो अब प्लेयर्स का चेहरा बन चुका है। वो क्वाई मानता है कि सुब्रू एक लेजेंड है इसलिए वह व्यूअर्स को धन्यवाद देता है और अनाउंस करता है कि आज का टॉपिक सुब्रू है। जब वह लाइव टॉपिक्स देखने जाता है तो प्रोटैगनिस्ट के स्ट्रीम पर पहुंच जाता है और हीरो की एबिलिटी देखकर खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि वह अपनी नई पावर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। क्वाई समझाता है कि हीरो स्वॉर्ड में सही अमाउंट का फोर्स लगा रहा है और एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा। उसे क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और वह कहता है कि लोग इसे समझ नहीं रहे, लेकिन यह लड़का आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है इसलिए सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट घबराकर जागता है और सिस्टम बताता है कि स्टेज 6 अभी भी पोस्ट है और पूछता है कि क्या वह चैलेंज इंटरप्ट करना चाहता है। फटीग कम होने के बावजूद हीरो अभी भी थका हुआ महसूस करता है। प्लेयर किट देखने पर सुबारू नोटिस करता है कि सोते समय उसकी ऑडियंस बढ़ गई है इसलिए वह व्यूअर्स से माफी मांगता है कि वह कुछ समय आराम करेगा और ब्रॉडकास्ट बंद कर देता है। फिर वह टेलीपोर्ट होकर चैलेंज के वेटिंग रूम में पहुंचता है जहां सामने एक गेट होता है। तभी हत्सुका का एक और मैसेज आता है जिसमें वह प्रपोजल पर ध्यान देने को कहती है। सुबारू पहले इसे स्पैम समझता है, लेकिन जब देखता है कि यह एंटरटेनमेंट कंपनी सुतीन से आया है तो उसका चेहरा बदल जाता है। बाद में शहर में वापस आकर वह प्लेयर किट से उस कंपनी के बारे में जानता है जो प्लेयर्स में इन्वेस्ट करती है और काफी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। उसी कंपनी का स्ट्रीमर होई उसके बारे में इतनी तारीफ कर चुका था कि वह वायरल हो गया। सुबारू कमेंट सेक्शन को वो जोन जैसा देखता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट से खुश होकर होई को धन्यवाद भी देता है। तभी बाहर इसाच उसके पास आता है और हॉकाई से हीरो की पोटेंशियल वाली खबर सुनकर गुस्से में होता है क्योंकि वह लड़का अभी सिर्फ सेकंड फ्लोर पर है। खुद को संभालते हुए वह एक टैवर्न में जाता है और वहां प्रोटैगनिस्ट को देख लेता है। इसाच उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन सुब्रू उसे इग्नोर कर देता है इसलिए वह उसकी टेबल पर जाकर उसकी हॉट कॉफी उस पर गिरा देता है। ध्यान मिलने पर सुब्रू माफी मांगने का नाटक करता है और कहता है कि उसने उसे अभी देखा। इसाच कहता है सेकंड फ्लोर छोटी जगह है, लेकिन हीरो फिर भी ध्यान नहीं देता इसलिए ब्लॉन्ड फिर से
कॉफी और स्वीट्स मांगता है जो उसने पहले ऑर्डर किए थे, लेकिन वह और गुस्सा हो जाता है क्योंकि सुब्रू वहां से जाने वाला था। वह चिल्लाकर कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उसने ऐसा किया तो बुरा होगा। फिर वह प्रोटैगनिस्ट को पकड़कर कहता है कि अगर मरना नहीं चाहता तो माफी मांगो, लेकिन हीरो उसका हाथ हटाकर कहता है कि उसके पास इस बेकार की लड़ाई के लिए समय नहीं है और उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि लगभग टूट जाता है। फिर सुब्रू निकल जाता है और कहता है कि यह उसी कॉफी का बदला है जो उसने उस पर गिराई थी। इसाच उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुब्रू पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और दरवाजा जोर से बंद करके वहां से चला जाता है। सुनहरे बालों वाला लड़का मानता है कि वह टावर को शांति से चढ़ना चाहता था, लेकिन जब उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार हुआ तो उसने अपना मन बदल लिया क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। दूसरी तरफ कैबिन के बाहर प्रोटैगनिस्ट अपना प्लेयर किट देखता है और एक मैसेज भेजता है जो जंगल के उस लकड़ी के घर में रीना को मिलने वाला था क्योंकि उसने उससे मिलने के लिए बुलाया था। इसी बीच सेकंड फ्लोर की एक अंधेरी केव में प्रोटैगनिस्ट कई मॉन्स्टर्स को हरा चुका होता है और अब वह बॉस रूम में जाने की तैयारी करता है जहां लिजर्ड किंग छिपा हुआ है। उसका ग्रीड बेट पहले ही लेवल 3 पर पहुंच चुका है, इसलिए वह इसकी आदत डाल रहा है। तभी अचानक आग की एक चिंगारी एक विशाल छिपकली में बदल जाती है जिसे सालामांडर कहा जाता है और वही बॉस होता है जो पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ता है। पिछली बार जैसी गलती न हो इसलिए सुबारू पहले अपनी लाइटनिंग पावर को टेस्ट करना चाहता था। वह पहले थंडर पावर अपने पैरों में डालता है और ऊंचा कूदकर सालामांडर को काटने की कोशिश करता है। वह अपने पुराने बॉडी की तरह मूव करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे ऊपर पहुंचने से पहले मारने के लिए एक बड़ा फायर ब्लास्ट छोड़ देता है। सुबारू तुरंत अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड में थंडर पावर भरता है और उस आग को काट देता है, लेकिन उसकी फटीग बढ़ने लगती है। आखिर में वह मॉन्स्टर के ऊपर पहुंचकर अपनी पूरी ताकत से वार करता है और सालामांडर को 2 हिस्सों में काट देता है और उसके पीछे पैर रखकर डंजन खत्म कर देता है। डंजन के बाहर हीरो देखता है कि उसकी फटीग धीरे धीरे कम हो रही है और उसके पास अभी भी काफी एनर्जी बची है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ग्रीड बेट को बढ़ाने के लिए अब 40,000 क्रेडिट्स चाहिए थे। सुबारू सोच रहा था कि काश कोई अच्छा जॉब ऑफर लेकर आ जाए। तभी जंगल के पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। वह इसाच होता है जो उस पर हंसते हुए कहता है कि बचपन से जानते हुए भी उसे हैरानी होती है कि वह यहाँ लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। सुबारू कहता है कि वह जिद्दी है। इस पर इसाच कहता है कि उसकी पेशेंस की भी सीमा है और हीरो के बहुत पास आकर कहता है कि बेहतर होगा कि यह दोनों की आखिरी मुलाकात हो। इससे सुबारू थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। दूसरी तरफ स्टार्टिंग सिटी के मेन एरिया में हॉक आइज वाला लड़का एक साधारण वाइन शॉप में जाता है जहां सिन कंपनी का प्रेसिडेंट जॉन उसे बैठने के लिए बुलाता है। दोनों काम और ऑडियंस जैसी सामान्य बातों पर चर्चा करते हैं। होकाई कहता है कि सब ठीक ठाक है। जॉन कहता है कि ऑडियंस बिना वजह छोड़कर नहीं जाती। फिर दोनों असली टॉपिक पर आते हैं क्योंकि जॉन प्रोटैगनिस्ट के बारे में होकाई की इवैल्यूएशन जानना चाहता है। होकाई दोबारा कहता है कि उस लड़के का टैलेंट सुब्रू से भी ज्यादा है। जॉन अपने दोस्त की इंट्यूशन पर शक नहीं करता और बताता है कि वह उसे हायर करने की सोच रहा है। होकाई वाला कहता है कि प्रेसिडेंट की बिजनेस सेंस अच्छी है। होकाई की बात सुनकर जॉन को यकीन हो जाता है कि उसे सुब्रू को हायर करना चाहिए और वह स्ट्रीमर से कहता है कि वह प्रोटैगनिस्ट के साथ कोलैबोरेट करे ताकि व्यूज बढ़े। वापस फाइट की तरफ अब वहां सिर्फ सुबारू और इसाची बचे होते हैं और हीरो बिना डर के लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसाच कहता है कि डंजन में अकेले जाने वालों के साथ बुरा होता है और वह मजाक उड़ाता है कि सुबारू सिर्फ किस्मत से यहाँ तक पहुँचा है और वह सुब्रू बनने की कोशिश कर रहा है। असल में ब्लॉन्ड चाहता था कि ब्लू आइड लीडर का नाम ही दुनिया से गायब हो जाए क्योंकि उसे उस नाम से नफरत थी। सुबारू थकान के बीच पूछता है कि विलन उसे परेशान करने के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। इसाच कहता है कि वजह उसका नाम है। सुबारू जवाब देता है कि सबको उसका नाम पसंद है। तब ब्लॉन्ड उसे याद दिलाता है कि वह जानता है उसका पिता कौन है, लेकिन हीरो अभी भी समझ नहीं पाता। तब इसाच बताता है कि वह रीइनहार्ट का बेटा है और यह सुनकर सुबारू को वन हिट स्वॉर्ड वाले सेंट की याद आती है। अतीत में प्रोटैगनिस्ट ने एक फाइट जीती थी जिससे बहुत बड़ा हंगामा हुआ था क्योंकि ब्लू आइड गिल्ड का सुब्रू अचानक आया था और रूनटर के रैंकर रीइनहार्ट को सिर्फ एक अटैक में 1 सेकंड से भी कम समय में हरा दिया था। रीइनहार्ट दोबारा लड़ना चाहता था लेकिन उठते ही फिर गिर पड़ा था। वर्तमान में इसाच चिल्लाता है कि हीरो उसके पिता का नाम न ले। सुबारू समझने की कोशिश करता है कि नफरत उसके नाम से है,
या उसके पिता से और वह समझाता है कि होसोई सुब्रू ने उस नाम की वजह से बहुत दुख झेला है। लेकिन ब्लॉन्ड इस बेकार बातचीत से तंग आकर दोनों के चारों ओर आग का घेरा बना देता है और फ्लेम मैजिक से भरे हाथों के साथ कहता है कि वह जल्दी से इसे खत्म करेगा और सुबारू से कहता है कि चुप हो जाओ और मर जाओ। इसाच कहता है कि वह सुब्रू से नफरत करता है और इस बात से भी कि लोग उसे भगवान की तरह मानते हैं, जबकि उसके अनुसार उसी की वजह से उसकी गिल्ड 8वें फ्लोर पर खत्म हो गई थी। वह कहता है कि वे लोग इसी लायक थे और उम्मीद करता है कि वे अभी नरक में जल रहे होंगे। फिर वह एक फायरबॉल फेंकता है और कहता है कि हीरो की किस्मत उसी दिन खत्म हो गई थी जब वह उस नाम के साथ पैदा हुआ और एक्सप्लोजन सुबारू के ऊपर हो जाता है। इसाच थककर सांस लेता है और कहता है कि उसने अपनी ताकत ठीक से कंट्रोल नहीं की, लेकिन वह खुश है कि अगली बार उस मास्क स्ट्रीमर के पीछे जाएगा। तभी एक्सप्लोजन के अंदर से मास्क पहने प्रोटैगनिस्ट बाहर आता है और पूछता है कि क्या वे उसके बारे में बात कर रहे थे। इसाच चिल्लाता है कि यह नामुमकिन है कि वह इतनी बड़ी फायरबॉल के बाद भी ठीक हो, लेकिन सुबारू कहता है कि उसे लोगों का चिल्लाना पसंद नहीं है और खासकर उस जैसे बेवकूफ का। फिर वह सीधे उसके पेट में जोरदार पंच मारता है जिससे वह घुटनों पर गिर जाता है। इसाच ठीक से बोल भी नहीं पाता और हीरो उसका मजाक उड़ाता है। फिर सुबारू उसे एक गेम खेलने को कहता है और पूछता है कि वह गेस करे कि वह होसोई सुब्रू है या मास्क स्ट्रीमर नरुकामी सुब्रू या फिर ब्लू आइड गिल्ड वाला असली नरुकामी सुब्रू। तब इसाच समझने लगता है कि प्रोटैगनिस्ट वही फेमस स्ट्रीमर है, लेकिन उसे लगता है कि थंडर एलिमेंट मिलने से कुछ खास नहीं हो जाता और वह कहता है कि हीरो जैसे नोबडी इस लेवल पर नहीं जीत सकते, इसलिए वह असली सुब्रू से भी सुपीरियर है। गुस्से में इसाच हमला करता है, लेकिन अब सुबारू बेरहमी से उसकी बाह काट देता है। ब्लॉन्ड हैरान रह जाता है और हीरो पूछता है कि उसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। इसाच को याद आता है कि सुबारू होसोई की सफरिंग की बात ऐसे कर रहा था जैसे वह कोई और हो, और तभी उसे समझ आता है कि प्रोटैगनिस्ट ही असली सुब्रू है। लेकिन यह समझने से पहले ही 2 बार में लड़ाई खत्म हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। सुबारू कहता है कि यह होसोई का शरीर उधार लेने के लिए उसका धन्यवाद है। बाद में एक सामान यह रेस्टोरेंट में लोग कहते हैं कि वहाँ सुब्रू का फैन बैठा है और लाइव स्ट्रीम कर रहा है, जिससे उन्हें थोड़ी शर्म महसूस होती है। हीरो समझता है कि मास्क पहनना अच्छा है क्योंकि इससे दुश्मनों को उसकी असली पहचान नहीं पता चलेगी। तभी वह लड़की आ जाती है जिसका इंतजार था। हत्सुका उससे मिलकर कहती है कि मैसेज उसी ने भेजा था और अपना परिचय देती है, लेकिन वह बहुत शर्मिंदा भी लगती है। दोनों सम्मान से हाथ मिलाते हैं और लड़की देखती है कि वह लड़का असली सुब्रू जैसा दिखता है, जैसे वह फिर से जीवित होकर मास्क के पीछे छिपा हो। सुबारू पूछता है कि क्या हुआ तो लड़की शर्म से लगभग फट पड़ती है क्योंकि उसे याद आता है कि बॉस ने कहा था कि अच्छा इंप्रेशन बनाना और वह पहले ही गड़बड़ कर रही है। वह स्ट्रेस में अपना सिर खुजलाने लगती है। तब हीरो बात शुरू करता है और पूछता है क्या वह सुब्रू की फैन है। हत्सुकाहा कहती है तो हीरो खुद को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह भी कहती है कि वह उसकी भी फैन है और गर्व से बताती है कि जब कोई भी उसके स्ट्रीम नहीं देखता था तब से वह उसके लाइव देख रही है, और जब वह जायंट ट्रायल में गया था तब वह बहुत चिंतित भी थी। खैर, प्रोटैगनिस्ट उसका सपोर्ट करने के लिए हत्सुका को धन्यवाद देता है। हत्सुका कहती है कि यह सब डेस्टिनी जैसा था, इसलिए उसने कंपनी के प्रोफाइल से मैसेज भेजा था। फिर वह खुद को संभालकर प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगती है और कमर्शियल्स से लेकर इवेंट्स तक की डिटेल्स समझाती है। वह कहती है कि कंपनी हीरो के ब्रांड को बढ़ाने के लिए सब कुछ करेगी और बदले में उसे बस स्ट्रीमिंग जारी रखनी होगी। सुब्रू पूछता है कि क्या हर स्ट्रीमर की लाइफ इतनी अच्छी होती है, लेकिन लड़की समझाती है कि वह खास है, इसलिए उसे यह मौका मिला है। तभी सुब्रू उसे बीच में रोककर पूछता है कि क्या सभी मैनेजर्स भी उसके जैसे होते हैं। यह सुनकर लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि शायद बाकी उससे बेहतर हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह उसकी बात पसंद कर रहा है या नापसंद, जबकि असल में सुब्रू बस उसका लेवल देख रहा था, क्योंकि अगर एक कंपनी मैनेजर इतनी स्ट्रांग है तो उसे खुद और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। हत्सुका धीरे धीरे उदास होने लगती है, लेकिन अचानक प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे लगता है वह उस पर भरोसा कर सकता है और वह हाथ बढ़ाकर सूट एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर देता है। यह सुनकर लड़की खुशी और इमोशन में लगभग रो पड़ती है और उसका धन्यवाद करती है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और 703 लोग तुरंत देखने आ जाते हैं। वह हैरान हो जाता है कि व्यूज एक रात में इतने बढ़ गए, लेकिन असल में हत्सुका इसके लिए काम कर रही। फिर वह ऑडियंस को मजेदार शो का वादा करता है और 6th स्टेज शुरू करता है, जिसका नाम है लेजेंड ऑफ द थंडर पाथ। दूसरी तरफ बारिश वाले दिन एक टेंट के अंदर नाइट्स की एक टीम आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी बना रही होती है। पेलूस पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट आ गया है। फाल्कॉन कहता है नहीं,
कोई और पूछता है कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, और एक नाइट कहता है कि यह मानना मुश्किल है कि कोई आउटसाइडर अकेले जायंट चीफ को हरा सकता है। दो और लोग कहते हैं कि अगर ब्लॉन्ड ने उसे लड़ते हुए नहीं देखा होता तो वह इतना नाइव नहीं होता। लेकिन पॉलुस चिल्लाकर सबको चुप कराता है और तभी सुब्रू वहां पहुंच जाता है। पॉलुस तुरंत उसकी हालत पूछता है और हीरो कहता है कि वह ठीक है। बाकी नाइट्स को उसका मास्क सस्पिशियस लगता है और प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वे लोग उसकी जीत पर विश्वास नहीं कर रहे। उसे याद आता है कि हत्सुका ने उसके माइक को म्यूट करने का ऑप्शन दिया था, इसलिए वह सिर्फ एनपीसी से कहता है कि वे लोग बहुत एरोगेंट हैं। तभी एक बुजुर्ग नाइट उसका धन्यवाद करता है और अपना नाम डेल बताता है। सुब्रू उससे हाथ मिलाता है और डेल बताता है कि वह उस विलेज की रक्षा कर रहा था जब जायंट्स ने हमला किया था। हीरो तुरंत पूछता है कि क्या चीफ से भी ज्यादा पावरफुल जायंट है। डेल बताता है कि असली जायंट्स जो कभी गॉड से लड़े थे उन्हें कहीं सील कर दिया गया था और अब जो जायंट्स हैं वे बस उनके बचे हुए अवशेष हैं। लेकिन जब वह उस जायंट की बात करता है जो चीफ की मौत के बाद आया था तो उसका चेहरा डर से बदल जाता है। कमरे में भारी माहौल बन जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उससे लड़ना भी आसान होगा। डेल उससे मदद मांगने की हिम्मत नहीं करता और कहता है कि हीरो इतना कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उसने अभी उस मॉन्स्टर को देखा नहीं है। पॉलुस बताता है कि मिलेनियम माउंटेन की चोटी पर थंडर फ्रैगमेंट छिपा है और लेजेंड के अनुसार जो उसे पाएगा वही विलेज का रक्षक बनेगा। कुछ दिनों बाद एक और विलेज पर जायंट्स हमला कर देते हैं और लोग डर कर भागते हैं। वहां का जायंट लीडर अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाता है और एक नाइट को पकड़कर अपने हाथ में कुचल देता है। उसी समय सुब्रू केओस के करीब पहुंच चुका होता है और माउंटेन से नीचे उतरते ही शहर में उस मॉन्स्टर को देख लेता है। चैट में लोग डर जाते हैं क्योंकि जायंट एक पागल साइकोपैथ जैसा दिखता है। कुछ समय पहले ब्लॉन्ड ने कहा था कि जायंट्स 3 दिन में पहुंचेंगे और अगर फ्रैगमेंट नहीं मिला तो सुब्रू को भाग जाना चाहिए। इसलिए हीरो मिलेनियम माउंटेन गया था थंडर पावर ढूंढने के लिए। उसे डर नहीं था क्योंकि वह मानता था कि वह हर चैलेंज पार कर सकता है। चैट यह सुनकर नोटिस करती है कि यह वही कैच फ्रेज है जो उसने पहले भी इस्तेमाल किया था। कुछ सपोर्टर्स उसे क्रेडिट्स वाले मिशंस भी देने लगते हैं। वह घोड़े पर सवार होकर उस जगह पहुंचता है जहां फ्रैगमेंट छिपा होने की बात कही गई थी, लेकिन रास्ते में एक विशाल स्टोन वॉल खड़ी होती है। वह उसे ध्यान से देखने लगता है। पॉलुस ने बताया था कि फ्रैगमेंट सिर्फ लेजेंड में मिलता है और उसे भी नहीं पता था कि वह कैसा दिखता है। ब्लॉन्ड को भी यह नहीं पता था कि पावर कैसे मिलेगी, लेकिन उसे यकीन था कि जो थंडर को कंट्रोल करेगा वही जायंट्स को हरा सकेगा। असली दुनिया में हत्सुका खुशी से बॉस को फोन करके बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर लिया है। जॉन हंसकर कहता है कि अब वह सच में काम की मैनेजर बन गई है। हत्सुका धन्यवाद कहती है और मजाक में पूछती है कि क्या वह पहले अच्छी नहीं थी। फिर जॉन बताता है कि उसने हॉकाइस वाले स्ट्रीमर से भी बात की है और जल्द ही वह कांटेक्ट करेगा। काम खत्म होते ही लड़की खुशी से अपने बिस्तर पर लेटकर हीरो का लाइव स्ट्रीम देखने लगती है, क्योंकि स्क्रीन पर उसे देखना और असल में उसके साथ काम करना उसका सपना था। तभी वह सुनती है कि हीरो वही कैच फ्रेज बोल रहा है और उसे थोड़ा अजीब लगता है कि उसने यह इतनी सहजता से कहा। माउंटेन की चोटी पर सुब्रू थंडर पावर एक्टिवेट करता है और लोग सोचते हैं कि वह नर्वस है। वह स्टोन वॉल में एक छेद कर देता है, लेकिन रुकता नहीं और जोर से पंच मारता है जिससे लाइटनिंग एक्सप्लोजन होता है। वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट मिल गया है। चैट पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन सिर्फ वही महसूस कर रहा था कि थंडर पावर उसके शरीर के अंदर की बिजली को बुला रही है और वही शक्ति उस दरवाजे के पीछे है जिसे उसने अभी खोजा है। चैट कहती है कि उसके पास डोर खोलने की की नहीं है, लेकिन वह हाथ बढ़ाकर पत्थर को छूता है और अचानक लाइटनिंग चमकने लगती है। फिर वह अपनी मुट्ठी में इलेक्ट्रिक पावर जमा करता है और समझ जाता है कि दरवाजा खोलने का सीक्रेट क्या है। इसलिए की ढूंढने की बजाय वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी इलेक्ट्रिक पावर दरवाजे को छूती है वह कांपने लगता है और जादू की तरह अपने आप खुल जाता है। हीरो गहरी सांस लेकर अंदर जाता है और अंतिम चैलेंज का सामना करने आगे बढ़ता है। जैसे ही वह गेट पार करता है दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उसे तब तक कैद कर लेते हैं जब तक वह चैलेंज पूरा नहीं करता। दूसरी तरफ टेंट में लोग अभी भी स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहे होते हैं। डेल पूछता है कि क्या ब्लॉन्ड सच में मानता है कि हीरो थंडर पावर पालेगा। पॉलुस बिना सोचे हाँ कह देता है और कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। तभी एक आदमी डर से कांपते हुए अंदर आता है और कहता है कि चाहे सुब्रू सफल भी हो जाए सब मरने वाले हैं क्योंकि आने वाला जायंट बहुत भयानक है। पॉलुस उससे पूछता है कि क्या उन्हें हार मान लेनी चाहिए। ब्लॉन्ड कहता है कि वह हीरो पर भरोसा करना चाहता है क्योंकि एक बार उसने उन्हें बचाया था, लेकिन वह आदमी कहता है कि जिसने उस मॉन्स्टर को देखा ही नहीं वह ऐसा ही कहेगा।
अचानक टेंट हिलने लगता है और मेज की चीजें गिरने लगती हैं। तभी एक नाइट दौड़ते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है कि दुश्मन आ गया है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे इतनी जल्दी उसके आने की उम्मीद नहीं कर रहे। उधर केव के अंदर सुब्रू आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिश करता है कि टेस्ट उससे क्या चाहता है। कुछ लोग चैट में कहते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है और कुछ कहते हैं कि थंडर इतनी तेज होती है कि दिखाई ही नहीं देती। यह सुनकर हीरो कुछ सोचता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि चैलेंज का नाम ही थंडरपाथ है। उसे सबसे ज्यादा पावर अपने पैरों के नीचे से महसूस होती है। उसे एक आइडिया आता है। वह जमीन से एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से आगे फेंकता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हवा में फैलती है वह इंसानी आंखों से गायब हो जाती है, लेकिन आगे जाते जाते और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कुछ कदम आगे ही वह पत्थर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तब प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि यह एक क्रूर एंड्योरेंस टेस्ट है, जहां अगर वह आगे नहीं बढ़ पाया तो उसकी मौत तय है।